दुनिया की सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा। और कितनी हो रही है? 50,000 करोड़। कैसे हो रही है? 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जो फंडिंग जिनको मिल रही है वो अपना काम नहीं बंद करेंगे। उनको फंडिंग मिल रही है धर्मांतरण के लिए तो धर्मांतरण कराएंगे तो फंडिंग मिलेगी, नहीं कराएंगे तो बंद हो जाएगा। तो उनके लिए एक तरीके से वो आय का स्रोत है, उनका धंधा है, धर्मांतरण उनके लिए धंधा है, फायदेमंद धंधा। समस्याएं कई हैं, लेकिन अब मैं आता हूं समाधान पे, क्योंकि समस्याओं की बात करूंगा तो 4 बजने वाले हैं, मुझे 6 बजे की फ्लाइट पकड़ना है। मेरा मानना है कि भारत की 50% समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, देश की आधी विधानसभाओं से अप्रूव किया गया NJAC एक्ट को खत्म कर सकता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं कर सकता? क्या जोर से बोलिए जरा। कर सकता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंदर भी यही कहता हूं, बाहर भी यही कह रहा हूं, आज भगवान महादेव की पवित्र भूमि से भी आग्रह कर रहा हूं, इस भारत के संविधान को बचाना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का खौफ होगा। देश तभी सुरक्षित होगा जब दानवों को फटाफट दंड मिलेगा। देश तब सुरक्षित होगा जब संविधान की शपथ लेने वाले मानव और दानव में अंतर करेंगे और मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, इस बात को समझेंगे। देश तब सुरक्षित होगा जब इस बात को समझेंगे आम का पेड़ और बबुल का पेड़ एक समान नहीं होता। देश तब सुरक्षित होगा जब इस संविधान की शपथ लेने वाले इस बात को समझेंगे कि हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होता। दुर्भाग्यवश संविधान की बहुत गलत व्याख्या की जा रही है। कैसी व्याख्या हो रही है? कह रहे हैं भाई आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान है। तो अब व्याख्या कैसे हो रही है? आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसका मतलब जितना खाद पानी आम को मिल रहा है उतना ही खाद पानी बबुल को भी मिलना चाहिए। अब रिजल्ट क्या होगा? उतने खाद पानी के बाद आम तो मीठा फल देगा, लेकिन उतने खाद पानी के बाद बबुल के कांटे जो पहले छोटे छोटे हैं वो मोटे मोटे हो जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और ये नेचर का नियम है कि आम और बबुल कभी एक साथ सर्वाइव ही नहीं करते, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मानव और दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए, देव दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए। इतिहास उठा के देख लीजिए, देवासुर संग्राम हुआ, मानव दानव संहार हुआ, मानव राक्षस का युद्ध हुआ, मानव दानव चलता रहा, हो ही नहीं सकता। देश तब सुरक्षित होगा जब भारत में आतंकवादियों, अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलियों, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी और इनको साल साल भर के अंदर फांसी दिया जाएगा। बड़े शर्म की बात है, रामपुर CRPF कैंप में आतंकवादी घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई, 8 लोग मारे गए। और 2 दिन पहले जिला अदालत ने 5 में से 4 को फांसी दिया था, 1 को आजीवन कारावास दिया था। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति जिन्होंने कभी आतंकवाद का सामना नहीं किया है, शायद आतंकवादियों का साक्षात देखा भी नहीं होगा, कभी उनके घर में आतंकवादियों ने हमला भी नहीं किया होगा, उन्होंने वहीं कागज पढ़ के उनको बरी कर दिया। देश इसलिए खतरे में है कि मुंबई में बम ब्लास्ट, ट्रेन में बम ब्लास्ट करने वाले सबूत के अभाव में बरी हो गए। जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था गुरुदेव, उसी समय स्पेन में भी बम ब्लास्ट हुआ था, मैड्रिड में बम ब्लास्ट हुआ था। हमारे देश के आतंकवादी जिन्होंने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया उनको सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। स्पेन में, मैड्रिड में जिन्होंने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया उनको 3500 साल सजा हुई, 3,500 हजार साल सजा हुई। कुछ लोग सोच रहे होंगे जीते तो लोग कम ही हैं, लेकिन विदेशों में ऐसे ही है। विदेशों में 1-1 लाख साल सजा मिलती है, 1.5 लाख साल सजा मिलती है। वो आदमी जिंदा रहे मर जाए अलग बात है, सजा ऐसी होती है। आप लोग गूगल करिएगा द लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस, फिर आपको पता चलेगा। कई बार तो रेप के केसेस में 2,500 साल सजा होती है।
आतंकवाद अलगाववाद में 15,000 साल से कम होती नहीं है। वो इसलिए की जाती है कि लोगों को पता रहे। अगर किसी व्यक्ति को सिंपल आजीवन कारावास हुआ, पता कैसे चलेगा कि उसने 15 लोगों को मारा कि 20 लोगों को मारा, 15 का बलात्कार किया है, 25 का बलात्कार किया। तो इसलिए सजा ज्यादा होती, उससे पता चलता है कि हाँ उसने कितने लोगों को मारा, कितनों को बलात्कार किया, कितने लोगों को छेड़छाड़ किया। हमारे देश का कानून कितना सड़ा हुआ है कि यहां एक व्यक्ति ने चिटफंड घोटाला किया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, डबल करने के नाम पे लाखों लोगों का पैसा हड़प के चला गया। सेम यही काम थाईलैंड में एक व्यक्ति ने किया था। उसने मात्र 16,000 लोगों का पैसा लिया था, हड़प लिया। 1,41,000 साल सजा हुई है, और वो भी कोई 50 साल मुकदमा चला के नहीं, साल भर के अंदर हुई है। चीन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पिछले 15 दिन पहले फांसी हुई है। चीन के लॉ मिनिस्टर को अभी 2 साल पहले फांसी हुई है। चीन में एक जीएम था, उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, सीधे फांसी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर दें, संविधान की दी हुई शक्तियों का उपयोग करके भारत में 1 साल के अंदर फैसला शुरू कर दें, और कर सकते हैं, तो भारत में घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, मानव तस्करी खत्म होगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके जस्टिस विद इन ईयर कर दे, साल भर के अंदर सजा देना शुरू कर दे, अलगाववाद भी खत्म होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, धर्मांतरण भी खत्म होगा, घुसपैठिए भी भागेंगे। घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? बांग्लादेशी भूटान क्यों नहीं जाते? बांग्लादेशी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन क्यों नहीं जाते? भारत क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है इनका कानून भी घटिया है और यहां के माननीय जजों को ह्यूमन राइट की बड़ी चिंता रहती है। हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं, हम असुरक्षित हो रहे हैं, हम लगातार खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद ये हमें दिख नहीं रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो आराम से बैठे हुए हैं, जिनको दिख रहा है वो परेशान है। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? और ये जो कोर्ट में मुकदमे सालों साल चल रहे हैं, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। उस केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कौन से आर्टिकल का वायलेशन है? आर्टिकल 20 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 कब बना था? 1950 में। 1950 में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम की कोई चिड़िया ही नहीं थी। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अच्छी तरीके जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों में कौन कौन सा बढ़िया कानून चल रहा है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को 6 महीने के अंदर फांसी होती है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि अमेरिका में घुसपैठियों के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। गर्मी में हीटर लगा दिया जाता है उनके कमरे में, और ठंडी में एसी चला दिया जाता है, फ्रीजर खोल दिया जाता है। ऐसी सजा मिलती है। और वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जाते भी रहते हैं विदेश, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया वहां जाके वो बात क्या करते हैं। जैसे मैं तो बनारस आया हूं, हमसे जो मिलता है ये पूछता हूं, हमारे बनारस में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यही पूछता रहता हूं। तो जैसे हमारे माननीय जज भी जा रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे जा रहे हैं, जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो जो उनका एयर टिकट है, सारी व्यवस्था सरकार हमारे आम जनता के टैक्स के पैसे से होती है। तो जब ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, जनता के पैसे से जा रहे हैं, रुकने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सारा वीआईपी प्रोटोकॉल आम जनता के पैसे से हो रहा है, तो पता करना चाहिए कि नहीं? पता चाहिए कि दुनिया के कौन कौन से देशों में बढ़िया बढ़िया कानून है, पता करना चाहिए। जोर से बताइए भैया, करना चाहिए। किया क्या? नहीं। तो मैं आज भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीयों को इतना साहस दें, इतना उनको विवेक दें कि अब वो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दें। और बहुत आसान है, जिस दिन भारत में झूठा डॉक्यूमेंट बनाना बहुत सीरियस क्राइम हो जाएगा, झूठा एफआईआर करना अपराध हो जाएगा, झूठी गवाही अपराध हो जाएगा, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, लंबी लंबी डेट जो 6-6 महीने की डेट, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। सप्ताह सप्ताह में तारीख डेट पड़ने लग जाएगी। भारत में
सतयुग आ जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जैसे सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, न्यूजीलैंड में सतयुग चल रहा है, दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है, वैसे भारत में सतयुग आ सकता है। भारत में रामराज्य आ सकता है, भारत विश्वगुरु बन सकता है, भारत परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वो सब कुछ हो सकता है, बस केवल अपने अंतःमन को बदलने की आवश्यकता है। संविधान की ठीक से व्याख्या करने की ज़रूरत है। 2-3 बातें मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाता है। जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हुआ, तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। ये बनारस की आवाज इतनी धीरे। जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक बात और, 15वीं शताब्दी में यहां सब लोग हिंदू थे। अल्टीमेटली कन्वर्जन तो बाबर ने शुरू कराया, और बाबर आया और बाबर गया। बाबर है क्या इधर? मुगल कोई बचा क्या? उसके कोई खानदान भी नहीं। नहीं, सब अपने ही है। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई सब अपने लोग हैं। डर गए थे हमारे पूर्वज, अलग बात है। तो जब मुगल चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अरे दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम हमारा था। दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी तक्षशिला और रावलपिंडी थी। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, यहां बाजीराव पेशवा जैसा महानायक पैदा होता था। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां चंदगी राम पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, यहां राव तुलाराम पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां आचार्य पाणिनि, महर्षि भारद्वाज पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सारंगधर, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि सारंगधर पैदा, महर्षि वाग्भट पैदा होते थे। विदेशी चिकित्सा ने हमें दिया क्या? केवल इतना दिया है, सास बहू एक साथ नहीं रह पा रही हैं, भाई भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, व्याभिचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारी शिक्षा बर्बादी की तरफ चली गई है। तो इसलिए आज बीएचयू की इस पवित्र भूमि से सभी संतजन के सामने, गुरुओं के सामने आप लोगों से आग्रह करता हूं, सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, उपयोग करिए, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। जहां जहां अवसर मिले वहां सत्य को लिखना शुरू करिए। सत्य को जानना जितना आवश्यक है, सत्य को उतना आवश्यक है लिखा भी जाए और बोला भी जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सामान्यतया मैं 1 घंटे से कम बोलता नहीं हूं, लेकिन फ्लाइट हमारी, तो एक बार आप लोग खड़े हो जाइए मंच पे।